नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी। शाम के बज चुके 5 और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम 5 शहर 5 खबर। 5 शहर 5 खबर में आज सबसे पहले बात होगी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले की। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी की अलीगढ़ को दिए उस गिफ्ट की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर की उस करतूत की जिसने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर बात करेंगे शाहजहांपुर की उस लव स्टोरी की जो सुर्खियों में बनी हुई है। और आखिर में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां के एक विधायक को धमकी भरा फोन आया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम 5 शहर 5 खबर की। समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। वकील के भेष में आए आकाश सैनी नाम के शख्स ने यह जूता स्वामी प्रसाद पर फेंका। वहीं मौके पर मौजूद सपा और मौर्य समर्थकों ने हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग आरोपी शख्स को लात, घूंसों और बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा के ओबीसी सम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, जहां पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले को पहले पकड़ा और फिर उसके बाद से जमकर पीटा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह घटना तब हुई जब वकील के भेष में आए एक युवक ने उन पर जूता फेंक दिया। इस खबर पर लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ, साथ ही आज सुबह के घटनाक्रम की बात करना चाहूंगा जहां पर घोसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पर स्याही फेंकने वाला बीजेपी का ही एक नेता निकला। तो इन दोनों ही प्रकरणों के यहां पर क्या मतलब निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं एक उपचुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख को उसके लिए मतदान होगा और इसके अलावा लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं प्रेरित कह सकते हैं इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आज की जो घटना है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में ओबीसी वर्ग का सम्मेलन समाजवादी पार्टी का जो था वो चल रहा था और उसमें शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच रहे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, अचानक कुछ उनके समर्थक जो है समर्थकों के बीच में एक शख्स आता है जो कि अधिवक्ता की वर्दी में होता है और उसके बाद वहां से वो जूता उनके ऊपर जो है फेंकता है और जूता सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य की छाती पे लगता है। और जैसे ही इस बात की खबर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लगती है तो उसके बाद वो उस शख्स को घेर लेते हैं और उसके बाद उसकी जमकर वहां पर जो है कह सकते हैं उसको जो है उसको पिटाई की गई, उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि आनंद फानन का जो माहौल है वो वहां पर देखने को मिला। उसके बाद पुलिस ने हालांकि उस शख्स को उन कार्यकर्ताओं से छुड़ाया और उसके बाद अपने हिरासत में लेकर उसको थाने पर भेजा। पूरे इस मामले को लेकर छानबीन चले और ठीक इसी तरीके के जो घटनाक्रम है वो कल देखने को मिला था जब बीजेपी के जो घोसी विधानसभा की सीट से जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, उनके ऊपर स्याही फेंकने का मामला आया था। लेकिन जैसे जैसे पूरा मामला हुआ उसके बाद एक वीडियो देखने को मिला और उसमें वो जो शख्स था स्याही फेंकने वाला, वो कह रहा था कि उसने उस पूरी घटना को बीजेपी के एक नेता के कहने पर अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सियासी पारा चढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये सभी घटनाएं जो है वो सियासत से ही प्रेरित नजर आ रही हैं। लोकसभा का चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और जो उपचुनाव भी है वो केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है और इस बात को राजनीतिक दल बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं और इसीलिए इन सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। आज की जो ये घटना हुई है उसका भी कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया गया। अखिलेश यादव का कहना है अखिलेश यादव निकल के सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो घटना है वो बीजेपी की तरफ से करवाई गई है, इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच हो और उसमें जब देखा जाएगा तो जिस तरीके से कल वाली घटना में बीजेपी का कार्यकर्ता निकल के सामने आया जिसने खुद एक बीजेपी के नेता पे कहने पर इस घटना को अंजाम देने की बात कही थी और आज भी जो घटना हुई है, चूंकि जो आरोपी है वो सैनी समुदाय से जो है वो आता है, तो ऐसे में वो भी जो है वो बीजेपी से ही कहीं ना कहीं उसका लिंक निकलेगा। बीजेपी इस तरीके की घटनाओं को करा रही है और जो नेता हैं उनकी आवाज को दबाया जाए, उनको गुमराह किया जाए, लोगों का जो मुद्दा है वो गुमराह किया जाए, उसका प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके का आरोप जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से भी जो है
वो लगाया गया है। तो आज कह सकते हैं कहीं ना कहीं सियासी माहौल जो है वो काफी गर्मा गर्मी के बीच में इस समय बना हुआ है और लगातार उपचुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों को लेकर माहौल लगातार जो है वो जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रियम, ये जो घटना घटी जिसके बाद से ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, कहा तो यह भी जा रहा है कि वो जिस तरीके से हिंदू के विरोध में यहां पर बयान देते हुए नजर आए, उससे गुस्साए हुए इस युवक ने जूता फेंका। वहीं दूसरी तरफ इसका मायना यह भी निकाला जा सकता है कि जो सुबह आज घटना घटी, जहां पर आरोपी ने आके खुद सरेंडर किया और यह बताया कि यह घटना उसने बीजेपी के ही कहे एक नेता के कहने पर की है, तो यहां पर मायने क्या निकल कर आ रहे हैं? क्या यह घटना सिर्फ इस बात को लेकर की गई कि वो जो धार्मिक धर्म के विरोध में एक बयान देते हुए लगातार नजर आए थे, या इसे बीजेपी से भी लिंक करके देखा जा सकता है? देखिए, बीजेपी से अभी इस घटना को लिंक करना शायद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन बिल्कुल जब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन होगी, पूछताछ की जाएगी, तब जरूर देखना होगा कि उसने आखिर इस घटना को किस वजह से अंजाम दिया, उसका क्या मकसद था, क्या किसी के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया या स्वयं से इस बात को किसी बात को लेकर उसके अंदर नाराजगी थी। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान आए थे, उससे काफी एक विशेष वर्ग जो है वो नाराज था और कहीं ना कहीं उसका कहना था कि उसकी भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं। तो ये सभी फिलहाल अभी जांच के विषय है कि जिस शख्स ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है, क्या वो राजनीति से प्रेरित है या फिर इस तरीके की जो बयानबाजियां थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनसे वो जो है वो नाराज था, उसको लेकर उसके जहन में नाराजगी थी। तो ये चीजें जरूर जो है वो छानबीन में जो है निकल के सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी साफ तौर पर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का पूरा ये आरोप है कि इस घटना को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अंजाम दिया है। जी प्रियम, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले शख्स को हिरासत में पुलिस के हवाले सौंप दिया। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार को अलीगढ़ में दिग्गज जुटे। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं दिल्ली से पिछड़ों के लिए काम करने वाले बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। वो वक्त था जब राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा था। लोगों ने दबाव बनाया कि गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाना चाहिए। उस वक्त बाबूजी ने बड़ा निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। यह बड़ा बलिदान था। इसी खबर पर हमारे साथ प्रियम जुड़े हुए हैं। प्रियम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी फिलहाल मंडल और कमंडल दोनों की ही राजनीति को लेकर चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के पास मंडल के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी कहती तो है एक और कि वो यहां पर दलितों और यादवों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और समाजवादी पार्टी का, वो भी धरातल पर पूरी तरीके से फेल हो गया। तो किस ओर ये दोनों ही पार्टियां जाती हुई नजर आ रही है? पूरा राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर क्या कुछ कहता है? बिल्कुल, देखिए, घटनाक्रम की बात करें तो सियासी माहौल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी अहम है। 80 लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि 24 में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है तो उनका परफॉर्मेंस यूपी के अंदर बेहतर होना चाहिए। और ऐसे में समाजवादी पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी और मुख्य पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जानी जाती है, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर इसमें मौजूदा वक्त में है वो, तो ऐसे में मुकाबला जो है वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के तौर पे देखने को मिल रहा है। घटनाक्रम की बात करें तो जिस तरीके से पूरे घटनाएं हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित नजर आई हैं। और इसके अलावा आज जिस तरीके से अलीगढ़ में बाबू कल्याण सिंह के जो आज अवसर पर जमावड़ा लगा, वहां पर जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि मैं कल्याण सिंह से प्रेरित होकर उनके अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए दिल्ली से यहाँ तक चलकर आया हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि 1991 में जब पहली बार यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो उसके बाद यूपी ने देखा कि कैसे विकास के मुद्दों को लाया जाता है। इससे पहले केवल राजनीति होती रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को कहीं पर भी मुद्दा नहीं रखा जाता था। कल्याण सिंह ने सत्ता से पहले जो है देश की आस्था को जो है रखा और इसीलिए
उन्होंने आस्था के लिए अपनी जो सत्ता था उसको भी त्याग दिया और उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। जिस समय अयोध्या का ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उस समय भी कल्याण सिंह ने आस्था को आगे रखा था, सत्ता को उन्होंने त्यागने का फैसला किया और ये कहीं ना कहीं उनकी महानता को, उनके बड़प्पन को जो है वो दिखाता है। आज वो वक्त है जब लोग उनसे प्रेरित हो सकते हैं, लोग उनसे सीख ले सकते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिखाए हुए रास्तों पर बीजेपी चल रही है, सरकार उस और जो है कार्य कर रही है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की नई भारत को गढ़ा जा रहा है। कई सालों से जो विवादित ढांचा था वो हटके अब अगले साल वो मंदिर का रूप ले लेगा पूर्ण रूप से और उसके बाद भक्तों के लिए उसको खोल दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विकास की राजनीति और आस्था की को किस तरीके से महत्व दिया जाना चाहिए प्रदेश के अंदर उसका एक प्रतीक है और साफ तौर पर उसी का ये नतीजा है कि आज जिस राज्य के अंदर कभी दंगे हुआ करते थे वहां अब दंगे नहीं होते हैं, कानून का पूरी तरीके से राज है और विकास की जो बातें हैं वो अब कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे भी बने हैं, यानी कि चुनाव में भी अब जो मुद्दे हैं वो विकास के हो रहे हैं और उन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरा आज उनका योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन रहा और उसके जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने 2024 के इस लोकसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसके जो समीकरण हैं उनको भी साधने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है। माना जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है। डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है। इसी खबर पर नितिन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली के बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जो कि उन्होंने इतना बड़ा कुकृत्य किया, उसके बाद से ये क्या कुछ पूरा मामला था और फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया गया है? साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सवाल काफी उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दुष्कर्म के जो आरोपी हैं दिल्ली सरकार में डिप्टी डायरेक्टर के को जो है सस्पेंड कर दिया गया। महिला बाल विकास कल्याण जो मंत्रालय है उसमें वो कार्य कर रहे थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से ऐसा मामला सामने आया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको जो है सस्पेंड किया जाता है और शाम 5 बजे तक जो उनकी रिपोर्ट सौंपने की जो बात है वो भी कहिए खुद अपने मुख्य जो सचिव है उनको 5 बजे तक का समय दिया है कि 5 बजे तक वो रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए, उनके जो ऑफिस है उसे दिया जाए। लेकिन बता दें जो पीड़ित के साथ में कई बार भी दुष्कर्म किया गया था, आरोप है कि इसके चलते गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन 20 जुलाई को इस संबंध में जब रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था तो 1 अक्टूबर 2020 को भी पीड़ित के पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भी लगातार जो है बताया जा रहा है कि जो महिला लड़की थी वो 16 साल की लड़की थी जिसके साथ में इस तरीके का जो दुष्कर्म है वो किया है, लेकिन वो खुद वहाँ पर जो है एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद उनकी मृत्यु होने के बाद लगातार उनके कांटेक्ट में बने रहे थे डिप्टी डायरेक्टर जो है कमल जो है काफी दिन लंबे समय से जो है डिप्टी डायरेक्टर के पद पे थे। लेकिन उसके बाद जब मीडिया के सामने एक खबर जो है लगातार चलती रही तो चलने के बाद में उसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया और 5 बजे तक के जो टाइम है अपने मुख्य सचिव को दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है उसे सौंपा जाए, इनके खिलाफ जो है गैर कानूनी तरीके से जो है सख्त आदेश किए जाएंगे। बात की जाए महिला आयोग की तो महिला आयोग ने साफ तौर पर क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली पुलिस से उनसे जवाब मांगा गया है और खुद ही दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है। नितिन, ये कितना शर्मनाक है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के ही डिप्टी डायरेक्टर इस तरीके के कुकृत्य का अंजाम देते हैं, साथ ही इस तरीके के लोगों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रखा जाता है। देखिए, बिल्कुल महिला विकास कल्याण के जो वो है डायरेक्टर हैं उन पर जो है इतने तरीके से जो आरोप लगाया गया और इतनी बड़ी घटना उन्होंने की है, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब तक उनको नहीं देखा, लेकिन उसके बाद जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो 2021 बैच के उसके साथ कई बार भी जो है रेप किया गया। 2021 से जो है लगातार रेप किया गया था। इसके दौरान जब बच्ची गर्भवती हो गई थी तो गर्भपात के लिए उसे दबाव देने का भी आरोप लगाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से भी इस प्रकरण को जो है प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मानवता को जो है शर्मसार कर दिया गया, अब तक कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से जो घटना सामने आई थी तो उस घटना को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है जांच के आदेश दे दिए गए। दिल्ली पुलिस के जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं
उन्होंने साफ तौर पर जवाब मांगा है कि दिल्ली से अपने जो है जवाब दें, उसके बाद सरकार जवाब दे। किस तरीके से जब अपने पद पे बने हुए हैं, उससे पहले जो है लगातार ऐसी 16 साल की लड़की के साथ में जो है दुष्कर्म का आरोप लगाया है उनके ऊपर, और इतने बड़े पद पे बैठे हुए खुद इनको जो है शर्म नहीं आनी चाहिए। किस तरीके से देखा जाता है कि महिला के साथ में, बच्ची के साथ में रिएक्ट किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर उनको आदेश दे दिया गया है कि उनको सस्पेंड किया जाता है और जांच भी उनके ऊपर कराई जाए। वहीं फिलहाल नितिन, क्या कुछ अपडेट है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है? देखिए, अभी फिलहाल जो है मामला पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में, और उन्होंने 5 बजे तक का समय दिया था कि उनको जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करने के भी आदेश दे दिए गए थे। लेकिन बात की जाए तो दिल्ली पुलिस भी जो है पूरी तरीके से अभी नाकाम रही है, और दिल्ली डायरेक्टर महिला बाल विकास विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर है, उन्होंने उससे जो है इस तरीके के जो है घर में जाने का भी आरोप लगाया था कि वो घर पे आते थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार जब घटना को इस तरीके की घटना जब हुई तो नाबालिग बेटी के साथ में, तो लेकिन लगातार अभी तक जो है मुख्य सचिव से जो है शाम 5 बजे तक जो है आरोप की जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। जो डायरेक्टर नरेश कुमार हैं, उनके लंबे समय से इस तरीके की जांच के जो आदेश है खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए, और कहा है कि इस तरीके की जांच इनके ऊपर होनी चाहिए। मुख्य सचिव को भी आदेश देते हैं कि 5 बजे तक वो अपनी रिपोर्ट सौंपे, और दिल्ली पुलिस को भी आदेश महिला आयोग की तरफ से कहा गया है कि इतने लंबे समय से जो है वो अपने पद पे बने हुए थे, लेकिन अब तक उनके ऊपर जो है FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है, इतनी तरीके से जो उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई है, दिल्ली सरकार पे भी सवाल खड़े होते। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार के लिए अब देश विदेश की लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी कर भारतीय परंपरा को अपना रही हैं। जहां सीमा हैदर के बाद शाहजहांपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुवाया के सुखजीत ने दक्षिण कोरियाई लड़की किम बो नी से शादी कर ली। गांव उदना निवासी सुखजीत सिंह 6 साल पहले काम के सिलसिले में दक्षिण कोरिया गए थे, जहां काम करने के दौरान सुखजीत को किम बो नी से प्यार हो गया, जिसके बाद 18 अगस्त को पुवाया के गुरुद्वारा नानक बाग में दोनों की सिख रीति रिवाज से शादी हुई। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर यूपी में एक और सरहद पार की लव स्टोरी सामने आई है। सीमा हैदर के बाद अब किम बो नी का नाम सामने आया है, जहां शाहजहांपुर में दक्षिण कोरियाई बहू आई है। रिजवान अब्बास हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीमा हैदर के बाद जैसे एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं, तो क्या इसे इस नजर से देखा जाए कि सीमा हैदर अब एक ट्रेंड सेटर बन गई हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूं। जी रिजवान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक और मामला अब निकलकर सामने आया है, यूपी में एक और सरहद पार की लव स्टोरी देखी गई है। पहले नाम सीमा हैदर का सामने आया था, तो क्या सीमा हैदर अब एक ट्रेंड बनाती हुई नजर आ रही है कि इस तरीके से सरहद पार की लव स्टोरी सामने आ रही है? जी, ऐसा ही मामला है शाहजहांपुर के थाना पुआए गांव के उदाना निवासी के सुखजीत सिंह का है। ये 6 वर्ष पहले दक्षिण कोरिया गए थे, जहां पे वहाँ काफी शॉप पे काम किया करते थे। वहीं दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद ये किम जोन को हिंदुस्तान ले आए। हिंदुस्तान लाने के बाद दोनों की रिजवान से हमारा संपर्क टूट गया, उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, शाहजहांपुर से एक और सरहद पार की लव स्टोरी सामने आई है, जहां पर सुखजीत सिंह ने दक्षिण कोरियाई लड़की से शादी की। आपको बता दें, सीमा हैदर के बाद एक और लव स्टोरी सामने आई है, जहां पर शाहजहांपुर में दक्षिण कोरियाई बहू आ गई है। सीमा हैदर इस मामले में ट्रेंड सेटर बनती हुई नजर आई हैं। रिजवान हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। रिजवान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या कुछ है पूरा मामला, समझाइए। जी, जैसे शाहजहांपुर के पुआया तहसील है, वहाँ एक गांव उदाना है। उसके निवासी सुखजीत सिंह 6 वर्ष पूर्व पहले वहाँ दक्षिण कोरिया काम करने गए थे। कॉफी शॉप पे काम किया करते थे। वहीं दोनों में प्रेम हो गया। वो हिंदुस्तान उन्हें वापस ले आए। उदाना गांव के एक नानक गुरुद्वारे में इन दोनों को सिख रीति रिवाज से शादी कर ली, जिनके इनके परिवार ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया, और वहाँ के गांव के भी सब लोग इनके परिवार से इन्हें वहाँ पे मतलब आशीर्वाद दिया। और
किम जोंग का कहना है मुझे खीर बहुत पसंद है और उनकी सास उन्हें भारतीय डिशें भी बनाना सिखा रही हैं। लेकिन किम जोंग का जब दक्षिण कोरिया की डिशें खाने का दिल होता है तो वो दिल्ली से ऑर्डर करके मंगा लिया करती हैं। रिजवान, ये जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि सीमा हैदर ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, जिसके बाद से अब भारतीय लोग जो सरहद पार जाकर अपना इश्क फरमा रहे हैं, उनकी भी लव स्टोरी अब सामने आ रही है? जी जी, जैसे ऐसे ही प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार के लिए अब देश विदेश की लड़कियां भी भारतीय लड़कों से शादी करके भारतीय परंपरा से अपना रही हैं। ऐसी ही सीमा हैदर का भी था और दक्षिण कोरिया से ये आई किम जोंग, इनका भी यही है, जो कि ये मतलब हिंदुस्तानी रीति रिवाज भी करके उस हिसाब से अपनी शादी करके अपने जीवन व्यतीत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, सीमा हैदर के बाद एक और नई लव स्टोरी शाहजहांपुर से सामने आई है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज के हंडिया विधानसभा से सपा विधायक हाकिम लाल बिंद को जान से मारने की धमकी मिली, जहां जगत पटेल नाम के युवक पर धमकी और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, विधायक ने जगत पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी खबर पर हमारे साथ शोएब रिजवी हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हैं। शोएब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या कुछ है पूरा मामला जहां पर सपा के विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है? बिल्कुल, ये एक गंभीर मामला है। हाकिम लाल बिंद दूसरी बार हंडिया क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए हैं और उनकी तरफ से ये बाकायदा जो उतराव थाना है प्रयागराज का, वहां पे एक FIR दर्ज कराई गई। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो पटेल नाम का शख्स है, इन्हें करीब 1 साल से परेशान कर रहा है, फोन पर लगातार धमकियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए इनकी तरफ से। हालांकि ये कहा गया है कि चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्होंने पहले शुरुआत में इन चीजों को नजरअंदाज किया था, लेकिन जिस तरह से वो लगातार धमकियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, इस बार उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ उतराव थाना में लिखित FIR की है, जिसको लेकर के पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अभी इस मामले की जांच कर रही। साथ ही साथ जो विधायक हैं हाकिम लाल बिंद, उनकी तरफ से ऑडियो भी मुहैया कराया गया है पुलिस को। जो धमकी भरा ऑडियो है, जो फोन पर उनसे बातचीत हुई है, उसको पुलिस को सौंपा गया है। तो कह सकते हैं कि एक गंभीर मामला है। दूसरी बार वो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, विधायक हैं, और ऐसे में उनको फोन पर जिस तरह से धमकी दी जा रही है। हालांकि पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, क्योंकि वो हंडिया के उतराव इलाके का ही रहने वाला है जिस पर ये आरोप है। नामजद उसको किया गया है और पुलिस अब उसको तलाश भी कर रही है। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, इससे पूर्व भी वे विधायक रहे हैं। तो ऐसे में इस मामले को और गंभीरता से लिया जा रहा है। जी वहीं शोएब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते सपा विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई? क्या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश भी है? देखिए, अभी फिलहाल उनकी तरफ से इस तरह की चीजों का खुलासा नहीं किया गया है कि हाकिम लाल बिंद आखिर उन्हें क्यों परेशान कर रहा है, क्यों फोन कर रहा है। जिस तरह की चीजें हैं उससे लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। हालांकि अभी इस बारे में पुलिस अब इस पूरे मामले की जब जांच करेगी तो सत्यता सामने आएगी। अभी फिलहाल इसको राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदिता भी कह सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से उसे धमकी दी जा रही और कुछ क्षेत्र विशेष में हाकिम लाल बिंद को न आने की धमकी दी जा रही। इससे और संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, क्यों धमकी दे रहा है, इसकी पुलिस अब जांच करेगी तो उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वर्तमान में उनको फोन पर धमकी दे रहा है, ये एक गंभीर जरूर विषय है। लेकिन घटना के पीछे असली वजह क्या है और इसमें दुस्साहस विधायक को फोन के जरिए धमकी देना, ये सवाल उठा रहा है। और इसके पीछे की सत्यता क्या है, ये अब जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि इसमें क्या सत्यता है। वहीं शोएब, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने मुझे बताया कि 1 साल से ये सिलसिला चल रहा था, लगातार धमकियां दी जा रही थी 1 साल से, तो 1 साल तक इंतजार क्यों किया गया? क्या जब चुनाव नजदीक हैं तो एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए भी इस घटना को अब जाकर दर्ज कराया गया है? क्योंकि 1 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। बिल्कुल अमन, ये एक गंभीर सवाल जरूर है। हालांकि जो उन्होंने FIR दी है उसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, 1 साल तक इस मामले को दबाए रखना और अचानक अब FIR कराना, ये सवाल जरूर उठता है।
लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से उनकी बातचीत होती रहती है, ऐसे में कुछ लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि ये वजह थी कि उन्हें लगा कि हो सकता है कोई नाराज हो, उसे नजरअंदाज किया था। लेकिन जब इसका दुस्साहस बढ़ने लगा तो अब वो FIR करने को मजबूर है। इस तरह का उनकी तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पहले इसको एक तरह से कह सकते हैं किसी की नाराजगी देखते हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते अवॉइड किया था, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन गई उसके बाद उन्होंने इस मामले में FIR कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, विधायक पर यहां पर धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां पर जगत पटेल नाम के युवक पर धमकी और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम 5 शहर 5 खबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।